ऑफर्ड ऑन दिस। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का वो तुम शेयर कर सकते हो एक बार क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप में? हाँ कर सकते हैं। एक बार करो तुम। ग्रुप में ही कर देना। ग्रुप में कर रहे हैं। अच्छा ये वाला है, डिस्क्राइब द, रुक जाओ इसको मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर लूँ, बाई चांस कोई रिकॉर्डिंग भी देखेगा तो आसान रह जाएगा उसके लिए। तो नजर आ रहा है ना स्क्रीन? देख रहे, हाँ नजर आ रहा है। पहला है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? वो जो हम लोग के पास 2020 की जो बुक है जिसमें ये पहला ही क्वेश्चन है, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द, तो ये पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रुक जाओ, ये पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका पेज नंबर पहला ही है, ठीक है? डिस्कस द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेचर वाला जो क्वेश्चन है, नेचर आपका फेडरल और क्वासी फेडरल आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का। डिस्क्राइब द पावर एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट्रियंस पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। क्या लिखा हुआ, पावर एंड इम्यूनिटीज, ये कौन सा क्वेश्चन है? 2020 में देख के बताओगे? एक बार हम लोग अंदाजा ले लेते हैं, उसके बाद पूरा 2020 का हम लोग एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में नहीं होगा, किसमें होगा? पेज नंबर है तुम्हारे पास 2020 के बुक? जो लोग भी ज्वाइन किए एक बार देख के बताइए। हाँ देख रहे हैं। मेन बात है हम इससे नहीं पढ़ते, मतलब मेरे पास बुक है, मतलब लक्ष्मीकांत है ना, उसी से पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 29 आपका। क्वेश्चन 29 है? हाँ। ये 29 है, ओके। क्वेश्चन 29, सबसे बड़ी बात यह है कि याद कैसे रखें हम। याद नहीं रहेगा तो लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन 29 पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 102। 102 है। पावर 102 में तो नहीं है मेरे में। मेरे पास नहीं, मेरे में पास जो 2020 है, मेरा पुराना वाला है। अच्छा आपके पास नया मिलेगा, ठीक है? हम खरीदे नहीं, मतलब किसी और से ले लिए हैं, सीनियर से। ओके ओके, तो मेरे पास तो ये नहीं है। लगता है प्रेसिडेंट के बाद ही होगा, यूनियन पार्लियामेंट, स्पीकर आ गया, स्पीकर के बाद, हाँ ये रहा मेरे पास क्वेश्चन 29E। मेरे 29 यही तो है। हाँ, और पेज 111 में है, ठीक है? फिर क्या, डिस्कस द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द अपॉइंटमेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट्स, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ इमरजेंसी and article 352 of the constitution of India, discuss the provisions of proclamation of president rule in the state। बस इतना ही क्वेश्चन आता है क्या? चंदन, सॉरी, इसके बाद भी ये 10th क्वेश्चन आपका है। अच्छा भेजो एक बार। और इसमें से कितना क्वेश्चन करना होता है? 5 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन रहता है कितना इसमें? 17 मार्क्स का, 70 मार्क्स का। नहीं, टोटल क्वेश्चन रहेगा कितना? 20 क्वेश्चन रहेगा क्या?
नहीं नहीं 10 क्वेश्चन रहेगा आपका, 10 में से कितना करना पड़ता है? 5 करना रहता है। बस। ठीक है, बस 5 रहता है, किसी किसी में 4 भी हो जाता है। तो फिर एग्जाम तो आसान है। आसान तो है ही। आपको 2 मतलब ऑप्शन ज्यादा बहुत मिलता है, 50-50 ऑप्शन रहता है आपके पास। हाँ 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 हाँ। ओके ओके, चलो फिर बाकी 10 क्वेश्चन दो तो। व्हाट्सएप तो कर दिए थे मेरे ख्याल से, चला गया है। व्हाट्सएप जो तुम किया है, हाँ। रुक जाओ। हाँ चला गया, सही बात है। इसका पीडीएफ फॉर्म में भी बना के रखे थे हम। फिर क्या हुआ? क्या बोले? अच्छा, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, शॉर्ट नोट्स ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, टेरिटोरियल नेक्सस। आपका ये जो इससे पहले था वो 2020 का था, ये 2021 का है। नहीं, वो 2019 का था आपका। और ये 2021 मतलब आने वाला। नहीं नहीं आने वाला नहीं, मतलब हम लोग सीनियर का एग्जाम अभी ही हुआ था आपका, उन लोग का सितंबर में हुआ, सितंबर या अक्टूबर में लोग एग्जाम हुआ था। अच्छा ओके। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोबारा आ गया। हाँ दोबारा आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। Describe the powers and immunities of the parliament and its members. Discuss the procedure regarding enactment of legislation in parliament. Discuss the powers of president. What are the constitutional scheme of distribution of legislative power between union and states? Under what circumstances parliament can legislate on state list? Okay. Discuss the appointment powers and functions of Prime Minister of India. Write a critical note on emergency powers of the President of India. Describe the procedure for impeachment of the President. Short note doctrine of pith and substance. Right to education ordinance making powers of the President. ओहो, ये तो मुझे नहीं लगता कि जरा सा भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है ना। हाँ हमने जो डिस्कस किया हुआ था वो एक बार निकालता हूं मैं। ये हमने चार्ट एक बार याद करवाया था, है ना, हाँ जिसमें पार्ट 1 टू 22 फिर शेड्यूल है, और फिर पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 टू 4, इसी में नेक्सस थ्योरी भी आ रहा है ना। हाँ फिर सिटीजनशिप, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है सिटीजनशिप से, जो नहीं। 2 क्वेश्चन पेपर दिखलाया। फंडामेंटल राइट से सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, राइट टू एजुकेशन या कुछ उसमें वो लिखा सब हुआ है। फंडामेंटल राइट आपका सेकंड सेमेस्टर में है। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर में है ये। हाँ ओके, तो मतलब फंडामेंटल राइट भूल जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को। नहीं, वो भी सेकंड सेमेस्टर में है। फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकंड सेमेस्टर। तो मतलब हम लोग जबरदस्ती इसको पढ़ रहे थे, लेकिन वो सर क्यों पढ़ा रहे थे हम लोग को ये सारा? वो सेकंड सेमेस्टर का पढ़ा रहे थे इसी तरह नॉर्मली, तो वही बोले थे उनको। फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़े नहीं और सेकंड सेमेस्टर का पढ़ा रहे थे? नहीं, वो पढ़ा चुके थे पहले भी वो फर्स्ट सेमेस्टर का। अच्छा अच्छा, खैर, तो जो इसमें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये है पार्ट 5, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल पे कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं। 1 मिनट होल्ड करना। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, ठीक है ना। जी। अगर हम लोग ये अच्छी तरह से कर ले, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, तो मुझे लगता है कि बाकी सब, देखो सारा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो इसी से, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में कोई क्वेश्चन हमको नजर नहीं आया। जो भी क्वेश्चन नजर आया, पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स नजर आया, ठीक बात है। फिर कैसे लॉ बनेगा, वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स और प्रोसीजर जनरली, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नजर आया, अच्छा, जो यहां पर यूनियन का पावर्स ऑफ प्रोसीजर्स है वही स्टेट्स का भी पावर्स ऑफ प्रोसीजर्स है। हाँ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना। सेम है। और उसके बाद एक हमारा जो शेड्यूल 7 है उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन नजर आया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे।
बाकी तो जनरल क्वेश्चन था कि स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, बस इतना ही है। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ तो अब हम लोग क्या करें, कैसे इसको प्रोसीड किया जाए ताकि एक एक करके हो जाए। रुक जाओ, पहला क्वेश्चन बताओ कौन सा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग मार्क करते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। कहाँ आ गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे लिखा नहीं है। बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम लोग मतलब पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इसमें। लक्ष्मीकांत से तुम पढ़े होगे, बताओ। चंदन, आपका लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का है। क्या चीज? लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन आपका डिटेल में पूरा है, डिटेल अच्छा, एवरीथिंग। लॉन्गेस्ट है एंड लेंदीएस्ट है, हाँ डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन आपका। डिटेल्ड है। हम्म। और इसका रीजन क्या है? इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था आपका 1949 में आपका, उसमें हम्म। आपका 395 आर्टिकल थे, हम्म। 8 शेड्यूल थे, जो कि हम्म। 12 पार्ट डिवाइडेड थे आपके। हम्म। जो कि अब 2019 में आपका 470 आर्टिकल हो गए हैं, हाँ 25 पार्ट डिवाइडेड हो गए हैं, और हाँ 12 शेड्यूल हो चुके हैं। हाँ। नहीं नहीं, इतना लेंदीएस्ट बनाने, लॉन्गेस्ट डिटेल बनाने की जरूरत क्यों थी इंडिया को? ये तो पता है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल हो सकता है आपका बहुत सारा हम लोग का कंट्री का जो जोग्राफिकल फैक्टर जो हो सकता है, हाँ हिस्टोरिकल फैक्टर जो था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं है। हाँ गवर्नमेंट जो एक्ट होता आपका 1935 का, उसी के ऊपर कॉपी किया गया है, तो उससे वो चेंज नहीं करना चाहते होंगे आपका। ठीक है, आप हाँ कंफ्यूज करना चाहते होंगे क्या पावर में और उसका फंक्शन में आपका, इससे हाँ। डिटेल क्या है। रिलीजन, कास्ट, माइनॉरिटीज, हाँ है ना, सेक्युलर रखना था गवर्नमेंट को। तो ये सब कारण हो सकता है कि सबको सबको समान अधिकार मिले, इसके कारण लॉन्गेस्ट बनाना पड़ा, नहीं तो लड़ाइयां बहुत होती। हाँ। और और क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इसी बात कॉन्स्टिट्यूशन का? इसी बात है इसी बात है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, आपका हम्म। स्टेट का अलग नहीं है और सेंटर का अलग नहीं, दोनों का कंबाइंड फॉर्म में आपका है। ठीक है। ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएसए में सेपरेट फॉर सेंटर एंड सेपरेट फॉर स्टेट्स, वैसा नहीं है, वन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। है फॉर होल इंडिया। ठीक है। और फिर इसके आपका कारण, इसके कारण ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर ऑल इंडिया, तो इसमें सेंटर के बारे में भी लिखा होगा, स्टेट के बारे में भी लिखा होगा, और इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी लिखा होगा। हाँ सेंटर के पावर के बारे में लिखा होगा और स्टेट के पावर के बारे में लिखा होगा। हाँ और स्ट्रॉन्ग कौन है? सेंटर आपका है। सेंटर है। और ये सेंटर और स्टेट का पावर कहाँ डिवाइडेड है? मतलब शेड्यूल 7 में। मतलब सेंटर किस पे कानून बना सकता है, स्टेट किस पे कानून बना सकता है, वो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल हाँ 246। हाँ, उसमें कंकरेंट लिस्ट है, मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आपका है। ठीक है, और बताओ। और फिर आपका जो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन आपका सेंटर है। और स्टेट अलग है तो इसका मतलब फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। हाँ फेडरल स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है। हम्म। और उसी फेडरल स्ट्रक्चर आपका यूनिटरी बेसिस पे रहेगा आपका, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है आपका है, दोनों में है। यूनिटरी, यूनिटरी कैसे है? जब जरूरत पड़ता है तो इमरजेंसी लगा के या किसी फॉर्म में लगा के आपका यस, गवर्नमेंट सेंटर कैन ओवर पावर स्टेट। स्टेट। वैसे तो है फेडरल, बट बहुत सारे आज जीएसटी आने के बाद जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी लगाता है, दोनों के पास पावर है, तो ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर तो नजर जीएसटी में ही आता है। ठीक है, और बताओ। आपका फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका है। फ्लेक्सिबल कैसे है? मतलब बहुत सारा पार्ट्स को अमेंड करना बहुत आसान आपका है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, चेंज करना आसान है। बहुत आसान है आपका है। ठीक है, हाँ। बहुत सारा पार्ट को अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट काम आपका है, उसके लिए टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए होता है आपका। जैसे जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जी, अमेंडमेंट आपका।
रिजिड में आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, रिजिड पूरा है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और जिसको चेंज कर, उसका दो पार्ट आता है, जिसको सिंपल मेजोरिटी के साथ भी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का टू थर्ड मेजोरिटी के साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। और बताओ। इसका और आइडिया नहीं है, इसको रिवीजन ठीक से किए नहीं थे इसलिए। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका है, ठीक है। इसका वो मतलब जैसे मतलब जो हेड रहेगा पार्लियामेंट रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है। नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया? एक प्रेसिडेंशियल होता है, एक पार्लियामेंट्री होता है। वो आइडिया नहीं उतना। जैसे यूएसए में तो प्रेसिडेंशियल है ना। हाँ, कितना पता है कि आपका जर्मनी का, सॉरी ब्रिटेन का, जर्मनी का आपका से वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक खास बात जो मुझे लगता है कि वी इलेक्ट एमपीज डायरेक्टली। मतलब समझे नहीं, मतलब हमने जब इंडिया का और यूएसए का इलेक्शन को कंपेयर किया था, तो हमने क्या बताया था कि हम लोग एमपी को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, पीएम को तो नहीं इलेक्ट करते ना डायरेक्टली। नहीं, फिर एमपी लोग मिल के एक पीएम को इलेक्ट करता है। यूएसए में क्या था? हम डायरेक्ट आपको इलेक्ट करते हैं। यूएसए में पता था कि अगर हम इस एमपी को इलेक्ट करेंगे या किसी भी एमपी एमएलए को इलेक्ट करेंगे, तो ये उसको किसी खास प्रेसिडेंट को वो सपोर्ट करेगा, वो इसी को वोट देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के साइन के बिना कानून नहीं बनता। हाँ। और यूके में क्वीन हेड है। हाँ। तो यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू चलता है। हाँ, यूके में आपके नॉमिनल हेड आपके हैं, क्वीन आपके। हाँ, इंडिया में नॉमिनल हेड नहीं है आपके, जो प्रेसिडेंट आपके हैं, बस बहुत सारा पावर है। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह होता है, पीएम इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में यह है कि पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, मतलब बट थ्रू एमपी। ओके, और क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात? फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों के बारे में है। हाँ, दोनों के बारे में। आप अगर इसको देखें तो सिटीजन्स के ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों है। हाँ। और गवर्नमेंट के पास भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ये आपके हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। और फिर आपका सेक्युलर स्टेट आपका है, ठीक है। ठीक है, उसमें आपका 42 अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन उसको ऐड किया गया था। एक टेबल में आपका ऐड नहीं भी किया जाता तो भी आपका आर्टिकल 40, 15, 16, 17 और 25 आपका से आपका इंडिया सेक्युलर स्टेट था भी पहले भी। ठीक है। अच्छा, इसको अगर समराइज किया जाए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो इसमें पहला जो जनरल है वो है लॉन्गेस्ट। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके बाद आता है सिटीजनशिप। याद है आपको? सिटीजनशिप में हम लोग लिख सकते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारे पास। तीसरा हम लोग यूनियन में आ जाते हैं। यूनियन में जैसे हम लोग यूनियन का चैप्टर में आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका है, ठीक है। और उससे भी पहले हम लोग प्रियम्बल में आ जाते हैं। तो प्रियम्बल लिखता है कि वी आर सेक्युलर, सोवरन, और क्या लिखा हुआ है प्रियम्बल में? सेक्युलर, सोवरन, डेमोक्रेटिक भी लिखा हुआ वर्ड? नहीं, डेमोक्रेटिक हाँ लिखा हुआ। सोशलिस्टिक, हाँ, सोशलिस्ट लिखा हुआ आपका, ऐड किया गया था आपका। हाँ, और क्या लिखा हुआ है? तो अगर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें नेचर में, तो हम लोग सबसे पहले प्रियम्बल कोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कोट कर सकते हैं। और ये 2020 में प्रियम्बल नहीं लिखा हुआ है। जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सबसे बड़ी बात प्रियम्बल में ही लिखी हुई है। अगर हम लोग को प्रियम्बल याद होगा तो मुझे ही लगता है कि और कुछ याद करने की जरूरत भी पड़ेगी। इसमें हम लोग बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं।
क्या हाँ कहते हो? हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि प्रियम्बल से तो आधा से ज्यादा चीज याद हो जानी चाहिए हम लोग को। देखें, चौवनियर भी एक सोशलिस्ट है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। निकालो ना एक बार किताब, कौन सी किताब निकाली थी? मतलब किसी में जहां पर प्रियम्बल तुम पढ़ सको। हाँ निहारी का बुक में खोले हुए हैं। पढ़े क्या? हाँ पढ़ो। We the people of India, हाँ having solemnly resolved to the Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic एक मिनट रुक and जाना, एक मिनट रुक जाना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब? हम भारत के लोग। नहीं नहीं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या पता लग रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से? मतलब हम, मतलब जो भी हम लोग आपका है, इंडिया के लोग ही बनाते हैं आपका, जो मतलब बनाते हैं यहाँ पर जो सुप्रीम है क्या वो इंडिया के ऑफ लोग इंडिया आते हैं। है? नहीं नहीं, पीपल आपके हैं। हाँ, सुप्रीम पीपल ही तो हो गया। हाँ और मतलब उससे ये तो पता लगता है दिस इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल ऑफ हाँ। इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे पता लग ही रहा है कि वी द इंडिया इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Having solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, सोवरन का social, मतलब, सोवरन का मतलब? जनता के पास, मतलब पावर जो होता है ना, एक्सटर्नल बॉडी के पास नहीं रहता, फॉरेन अथॉरिटी के पास जो भी पावर रहेगा, इंडिया का अथॉरिटी के पास ही पावर रहेगा। हाँ, रियल ठीक पावर है। इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, करेक्ट है ना? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो हम लोग सेक्युलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, दिस इज द मतलब मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जी। ओके। ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जस्टिस कौन करेगा? मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग लिख सकते हैं इसमें? हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जो हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए कास्टिज्म नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, मेन वुमेन में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, ना सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली। ठीक बात है? हाँ। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इसमें भी ऑब्वियसली जो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए जिसमें लोगों की आजादी छीनी जाए, चाहे वो थॉट के बेसिस पे हो, एक्सप्रेशन, बिलीफ या फेथ या वर्शिप के बेसिस पे हो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, यानी कि भाई बंधु, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन 26th day of November 1949। ठीक है, तो पहला, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, sovereignty of the people, parliamentary form of government, fundamental rights, directive principles of the state policy, mixture of rigidity and flexibility, fundamental duties, and independent judiciary, secular state, adult suffrage, single citizenship। 12 पॉइंट लिखे हुए हम लोग। नेक्स्ट कौन सा है? चंदन? हाँ ठीक है, आवाज आ रहा है सर। हाँ, आपका आवाज आ रहा था, मेरा आवाज आ नहीं रहा था। हाँ हाँ, म्यूट म्यूट अनम्यूट मत करना, तुम ही हो बस, और बाकी लोग तो गए। ओ चला गया, ठीक है। चलो। बात नहीं। इसके बाद कौन सा था? क्या क्वेश्चन? हाँ, इसके बाद जो हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये कर सकते हैं आपका पावर इम्यूनिटीज कर सकते हैं हम लोग आपका ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, इट्स मेंबर आपके। हाँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं थोड़ा सा ना एक बार, बताओ क्या क्या है। पढ़ो चंदन। बस खोज रहे हैं, मिल रहा है, निकालते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें दो तरह का आते हैं कि इंडिविजुअल मेंबर्स के बहुत ही पावर होते हैं और कलेक्टिव मेंबर्स के पावर्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इंडिविजुअल में क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट आपका। ठीक है। ठीक है, ठीक है। फ्रीडम
उनके पास फ्रीडम होता है पार्लियामेंट में, मतलब कोई बात को रखने का अपना, हाँ हाँ मगर उस हाँ बात को रखते वक्त आपका हाँ पार्लियामेंट्री का कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, ओवरराइट नहीं करना हम लोग को, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है ठीक है। ठीक है। मतलब और बाकी बाहर का कानून नहीं लगेगा, जो पार्लियामेंट का कानून है, इंटरनल उसमें प्रोसीजर कानून लगेगा। बस लगेगा। ठीक है। ठीक है उनका कहीं भी बात पे कोई आपका क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता है बाहर में, आपका पार्लियामेंट के बाहर ठीक है। कोई एफआईआर नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं होगा कोर्ट की, आपका कोई मतलब ट्रायल नहीं होगा, डिफेमेशन ये सब का केस नहीं फाइल हो सकता। कुछ नहीं फाइल होगा आपका। ठीक वो है आपका स्पीकर, आपका फाइल स्पीकर जो होंगे आपका, वो परमिशन देंगे तो ही फाइल हो सकता है, कभी स्पेशल केसेस में आपके, ठीक है अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है। अभी एक पार्लियामेंट 12 पार्लियामेंट को स्पीकर ने बाहर कर दिया हाँ कोर्ट के प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से, हाँ, और पार्लियामेंट उसको प्रोसीडिंग। हाँ ले भी नहीं रहे। ठीक है। और वो अच्छा, पार्लियामेंट के मेंबर्स वो स्पीकर के ऊपर भी कोई केस फाइल नहीं कर सकते है ना, खाली नहीं प्रोटेस्ट कर नहीं सकते नहीं, हैं, सिर्फ सिर्फ प्रोटेस्ट कर प्रोटेस्ट सकते हैं कर कुछ। सकते हैं, हम्म, केस फाइल नहीं कर सकते हैं। कि अगर वो अभी एक ना जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आपका आया हुआ है आपका, कि अगर हम्म स्पीकर का कोई आपका जो निर्णय आपका मालाफाइड होता है तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपके, खोज रहे हो मिल नहीं रहा है किसमें आया था वो। तब तो फिर बहुत दिक्कत है, मेलाफाइड प्रूफ कैसे होगा? मालाफाइड भी मतलब पहली मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहला हियरिंग में आपको प्रूफ करना पड़ेगा आपका वो। ठीक है। प्राइमा हाँ फेसी आपको प्रूफ करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि मेलाफाइड लग रहा है, प्राइमा हाँ हाँ। फेसी में आपका तो ही हो पाएगा आपका। तो आज तक ऐसा कोई केस हुआ है? एक हुआ था तो खोज रहे हैं। तो इसको एक बार पढ़ लें। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द हाँ रूल्स पढ़ दिस हाँ पढ़ लीजिए। regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament. हम्म, No member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by in parliament. यानी पार्लियामेंट में कोई भी काम करे तो उसका बाहर में कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगा। And no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings. यानी कि जो लिखित में भी कुछ काम करता है पार्लियामेंट में, वो भी बाहर के कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं होगा। लागू नहीं होगा। इन अदर इसमें रेस्पेक्ट द, हाँ बोलो। इसमें एक और चीज मिला हमको, इसमें आपका आर्टिकल 121 जो आपका है ना, पार्लियामेंट हाँ रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जजेस के बारे में टिप्पणी करने से आपका वक्त अच्छा, है। हाँ, आर्टिकल 121। मतलब मैं किसी भी जज के बारे में हाँ, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। नो डिस्कशन डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज except upon a motion for presenting an address to the president praying for the removal of judge as hereinafter provided। यानी कि impeachment के वक्त तो बोल ही सकता है, हाँ लेकिन बोल सकते हो, as such नहीं नॉर्मली बोल नहीं, सकता। नॉर्मली ओके, नहीं बोल सकते हैं आपका। ठीक है। ठीक बात है। 105 हम लोग पढ़ रहे थे। In other respects, the powers, privileges, and immunities of each House of Parliament and of the members and the committees of each House shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and until so defined shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of Section 15 of the Constitution, 44th Amendment Act 1978. The provisions of 1 to 3 shall apply in relation to person who, by virtue of this Constitution, have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to the members of the Parliament। ठीक है, चलो और कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ, इसमें आपका फ्रीडम ऑफ अरेस्ट आपका है। ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ फ्रीडम ऑफ अरेस्ट? ये आपका, ये पार्लियामेंट का ना एक सर का क्या कहते हैं, पीपीटी फाइल था, उसमें लिखा हुआ था आपका, वो उसमें मेंशन भी किए हुए थे कहाँ पे था। अच्छा, पीपीटी फाइल अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, लैपटॉप में, भैया के लैपटॉप में, लैपटॉप या है नहीं। ठीक है। नहीं 2020 में भी लिखा हुआ है राइट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, लेकिन आर्टिकल नंबर नहीं लिखा हुआ है। उसमें आर्टिकल नहीं था, वो क्या कहते हैं ना, पार्लियामेंट का जो क्या कहते हैं आपका ना, जो कोड नहीं, जो कोड जो आपका बना हुआ आपका है, उसमें कोई आपका उसी का वो सेक्शन लिखा हुआ था उसमें आपका। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, उसमें सेक्शन का था आपका कि आपका मेंबर एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन एनी सिविल केस 40 डे बिफोर एंड आफ्टर एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। ठीक है, हाँ ये सब लिखा हुआ तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कहाँ सोर्स क्या है इसका। खैर कोई हाँ, बात नहीं। सोर्स उसमें दिया हुआ सर का, पीडीएफ पीपीटी में दिया हुआ था, मतलब वो नहीं दिया, नहीं सब बाद में ऐड किए थे उसमें, आप जब पढ़ाते वक्त ना, पढ़ाते वक्त ऐड कर दिया, लेकिन हमने सोर्स को चेक नहीं किया है ना, वो भी तो करना मैंने चेक पड़ेगा। किया था।
मैंने चेक किया मिला? था। हाँ मिला था। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट और क्या है? उनका अरेस्ट आपका है, मगर उनको ना, मगर इसमें एक और अरेस्ट तो कर सकते हैं, मगर ना पार्लियामेंट्री प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू आपको डिटेन कर सकते हैं हम लोग अपना। ठीक है। अच्छा, हाँ, हुआ भी आपका इमरजेंसी के टाइम में किया भी गया था, आपका मीसा लगाकर आपका बहुत किसी को डिटेन किया गया था, पार्लियामेंट्रियन को। ओके ओके, एक मिनट होल्ड करना। हाँ चंदन, क्या बोल रहे थे? चंदन? हाँ बोलिए भैया, वो याद नहीं आता। हाँ हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके ठीक है, आर्टिकल नंबर बताओ। याद नहीं, देख के बताते हैं। उनका भी कोई एक आर्टिकल आपका नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, हाँ अलग अलग आर्टिकल में डिवाइडेड है उनका है। हाँ हाँ, उसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी आपका आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल 52 भी आ जाता है, 57 भी आ जाता है। देख के बता सकते हैं कौन कौन सा। मतलब देखिए, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, जहां पर आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि वो अपने ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम में वो एक्सरसाइज करेगा पावर्स, है ना? आर्टिकल 53 निकालें क्या एक बार? निकाल लेते हैं। ये रहा, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपके, हाँ। ठीक है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है। हाँ तो ये तो एक तो पावर हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 75 में। हाँ, मतलब मेजर अपॉइंटमेंट उन्हीं के नाम पे होता है। तो जितना भी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या फिर प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, ये सब 19 से शुरू होगा आपका, हाँ उन्हीं के थ्रू होगा। प्रेसिडेंट, हाँ उन्हीं के थ्रू होगा। तो द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट करता है। हम्म। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है हाँ और हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है। हाँ सीएनजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। हाँ, सबको अपॉइंट करते हैं। हर एक गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट यही करता है हाँ प्रेसिडेंट। हाँ फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट, मेंबर्स हाँ। ऑफ द यूपीएससी का अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग चेयरमैन, हम्म। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसका हाँ। अपॉइंटमेंट, फिर हम्म। कमीशन टू इन्वेस्टिगेट ऑन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कमीशन टू STSC। रिपोर्ट, हाँ एससी हाँ एसटी का, हाँ एससी एसटी का सारा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता हाँ। है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर, फिर सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, सीएनजी, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर, हम्म, सब कुछ सब इन्हीं कुछ का अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट है। ठीक है। ठीक है, मिलिट्री पावर प्रेसिडेंट के पास, हाँ पावर टू ग्रांट पार्डन्स। हाँ। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है भाई? डिप्लोमेटिक मतलब ना, सारा जो एग्रीमेंट होगा उन्हीं के नाम पे बिहाफ में होगा। एग्रीमेंट, हाँ, निगोशिएशन, ठीक है, जो भी होगा, हम्म। या हाई कमीशन जो होंगे आपके, एम्बेसडर जो होंगे, उन्हीं के बिहाफ में वर्क करेंगे आपके। अच्छा, पावर टू समन एंड एड्रेस हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाँ ये भी है, करते भी। फिर पावर टू गिव असेंट टू बिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। हाँ ऑर्डिनेंस उसमें का आपको, पावर, इमरजेंसी का पावर। हाँ हम्म 123 में कोऑर्डिनेट्स आता है, 123। ठीक है, ठीक है। और क्या डिस्कस कर ले बताओ? हम्म। और क्वेश्चन हो गया। हाँ हो गया आपका, ये क्या कहते हैं आपका, प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, हाँ 17। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। हाँ वो आपका ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे करते हैं। बाकी और कोई खास पावर तो है नहीं। उसमें भी है पावर आपका, तो बता देते हो, सब मिल नहीं रहा है बस। प्राइम मिनिस्टर 19 पेज नंबर। इसमें पावर तो, और मान लो नहीं, पावर तो बहुत कम इसमें है ना।
प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब एज सच कोई पावर है नहीं, सिर्फ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है और हाँ काउंसिल उनका। ऑफ मिनिस्टर्स उसी को प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। और इसके अलावा दे क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रेजोल्यूशन ये सब भी मांग सकता है। हाँ जैसे उनके पास पावर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद हैंडल करते हैं, उनके होगा बिहाफ में होगा, ठीक है। हाँ फिर आपका वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगा आपका वो प्राइम हम्म, मिनिस्टर जो होंगे आपका प्रेसिडेंट को ब्रीफ करेंगे आपके, हाँ 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 ठीक है। आर्टिकल 78 में बात कहा जाता है आपका, हाँ लिखा निकाल दो इसमें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, हाँ ठीक है। फिर अब और बताओ, ये हो गया प्राइम मिनिस्टर को ठीक खास है, नहीं है। और ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जो होंगे आपको एडवाइस दे सकते हैं कि आपका पार्लियामेंट को रद्द करने का होता है, डिसॉल्व करने का, समन हम्म डिसॉल्व करने का जो होता है, हम्म 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 ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के जो होते हैं वो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। वो फॉरेन पॉलिसी के जो मतलब शेपिंग करने में इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं पर्सन होते हैं। ये सब है और गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ना? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, इसी तरह मतलब बुक में लिखा हुआ होता है ना ये। नहीं नहीं नहीं, देखो ये क्या है कि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने किसी फॉरेन मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली भले नहीं इंस्पायर नहीं वो, करे या चेंज करे, लेकिन वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। मेरे मतलब माय हम्बल ओपिनियन, लेकिन किताब में लिखा हुआ है तो ठीक है आंसर को बढ़ाने के लिए। हाँ बस इंक्रीज करने के हिसाब आपका देखा, ही द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आपका, ठीक है, एग्री चलेगा। हाँ एग्री। हाँ। चलो और कोई क्वेश्चन करो, बताओ। और क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आपके। ठीक है, तो वो तो शेड्यूल 7 हम लोग डिस्कस करना है बेसिकली। कहाँ पर है ये लिखा हुआ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। देखो मुझे रिकॉर्डिंग देख रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना भैया, हम लोग भी नए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं है, ये कुछ और ही है। ये मुझे पता ही नहीं था सेकंड सेमेस्टर में है फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज, मुझे लगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है फर्स्ट सेमेस्टर में। भैया के पास सिलेबस है ना? सिलेबस देख के पढ़ाई तो अब स्टूडेंट तो रहे नहीं ना, अब तो लगता है पूरा ही पढ़ डाले, कितना टाइम लगेगा। बात भी सही है। अच्छा बताओ बताओ, हम तब तक ढूंढते हैं। स्टेट और स्टेट और सेंटर में पावर्स क्या क्या वही है ना? मतलब उसको मतलब उसका सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप पढ़ना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा उसका आर्टिकल तो दिया हुआ सेंटर और स्टेट रिलेशन का? हाँ आर्टिकल होगा, आर्टिकल है आपको बताते हैं। आर्टिकल 245 से आप स्टार्ट होता है आपका, पार्ट 9 से पार्ट 11 में आपका है। 245 से स्टार्ट होता है। हाँ, हाँ रिलेशनशिप 245 से बिटवीन आपका यूनियन एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। रिलेशन आपके। ओके ओके, एक मिनट निकाल ही लेता हूँ। बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो। इसका आंसर पढ़े नहीं ठीक से। ये क्या था, पहला एग्जाम था तो बाकी इसको छोड़ दिए आज के लिए। अच्छा अच्छा, ये लॉ एग्जाम में फेल होना बहुत मुश्किल लग रहा है हमको। ये फेल कोई नहीं होता है, ठीक है, जो एग्जाम नहीं है तभी फेल होता है बस। हाँ
ठीक है, कोई बहुत नहीं मुश्किल होता। है। मतलब तुम ये सोचो, हम तो ये सोच रहे थे, हम ऐसे सोच रहे थे सीएस के एग्जाम में क्या होता है, 4 पेपर है, चारों पेपर दीजिए, एक पेपर में फेल हो गया तो दोबारा चारों दीजिए। हाँ ऐसा। हाँ, समझे। और हम यही सोच के गए थे लॉ एग्जाम में, हम बोले कि 5 में से 2 ही देंगे तो हमको दोबारा 5 देना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, जो फिर जिसमें ऐसा होगा है उसी को नहीं। देना होगा। हाँ, तो हम बोले धीरे धीरे भी पास हो सकता है, क्यूमुलेटिव दे देंगे क्या दिक्कत है, लेकिन 6 महीना मेरा रुक जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ आपका नहीं बताओ। रुकेगा। हम ना एक लड़का से बात की, ओबीसी से पढ़ता है आपका है, हाँ शायद उसका हाँ अमर नाम आपके लड़का का नाम है। हाँ वो भी एग्जाम नहीं दिया था आपका, हम लोग से काफी सीनियर आपका है। फिर सारा पेपर देने मिला उसको। हाँ मिला, वो चल 18 बैच का था वो। अच्छा, चलो देखा जाएगा। बताओ स्टेट और क्या क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट may make laws for the whole or any part of the territory of India and the legislature। ठीक है, ठीक है। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका लिस्ट पावर में डाल सकते हैं। आपका 3 लिस्ट जो बना हुआ आपका है, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट डाल सकते हैं आपके। ठीक है, बेसिकली मुझे शेड्यूल 7 और आर्टिकल 246A डिस्कस करना है। हाँ शेड्यूल 7 आपका। और जीएसटी आने के बाद स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप में फेडरल स्ट्रक्चर में और मजबूती आया है, क्योंकि हाँ एक आर्टिकल 246A ही ऐसा है कि दोनों सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाता है। बस, बाकी तो सारा पावर डिवाइडेड ही है। एक हाँ हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है, लिस्ट नंबर 3, जहां पर पार्लियामेंट उस कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है अगर स्टेट अलाउ करे तो, अलाउ करे तो उसमें भी आप है ना। वही। मोर देन 50% का क्लॉज हाँ भी है शायद, है ना। हाँ हाँ तो इसके अलावा मुझे बस इतना ही लिखना है कि ये सेंटर जो कानून बनाएगा वो पूरे इंडिया के लिए बनाएगा, हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट के लिए बनाएगा। ठीक बात है। हाँ टेरिटोरियल डिवाइड कर दिया गया, बांध दिया गया था। सब्जेक्ट मैटर डिवाइड कर दिया गया हाँ शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंट्री लिस्ट में आपके। जीएसटी एक ऐसा है जहां पर सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर दोनों के पास पावर है टैक्स लगाने का। 101 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, 101 2016 में। ठीक है, ठीक है। लिख सकते हैं अभी। हाँ, और इमरजेंसी में सारा पावर किसके पास आ जाएगा, सेंटर के पास आ सेंटर के पास आ जाएगा। जाता है, नेशनल इंटरेस्ट में सेंटर के पास आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। ठीक और है, और इसमें कोई ना क्लाउज था आपका, हम इसमें बहुत पहले पढ़े थे आपका, जब किसे ना कि अगर कोई ना कुछ ट्रीटी होता है आपका, ठीक है, कोई हाँ, इंटरनेशनल ट्रीटी आपका, उसमें बाउंड आपका इंडिया आपका है, हम्म तो वो स्टेट लिस्ट का भी कुछ मैटर को ना सेंट्रल गवर्नमेंट आपका हम्म सेंट्रल लिस्ट में डाल के उसको लॉ बना सकता है। हम्म अगर फॉरेन ट्रीटी हुआ है तो कहीं हम पढ़े थे, उसको मिल नहीं, अभी वही हम खोज रहे हैं। अगर रीड आउट करके तो मिल जाएगा। इसमें आपका लक्ष्मीकांत ने इसको पढ़े थे आपके यहाँ। ओके, चलो। और कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें। और कौन सा क्वेश्चन, इमरजेंसी कर सकते हैं आपका 3352 आपका कौन सा प्रोक्लेमेशन आर्टिकल 352। इमरजेंसी वाला। हाँ इमरजेंसी कर सकते हैं। अच्छा, चलो आज हमको लगता है इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, है ना। नहीं कुछ तीन चार में है भी नहीं। बस हमको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन सा एग्जाम है। देखिए चंदन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आपको 8 को है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है। हाँ इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, और कौन सा बता रहे हो, लीगल लैंग्वेज,
लॉ हाँ। ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है? 8 को है। ओके, तो बोलते हैं क्या? हम कॉपी में कॉन्ट्रैक्ट तो लिख नहीं करके है। इंडियन पिनल कोड वो देख के बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है जी, वो देख के बताते हैं। मेरे पास किताब ही नहीं है उसका। ओके, कुछ और नाम नहीं उसका नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो भैया 8 तारीख को सेकंड एग्जाम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1। टॉट लिखा हुआ है मेरे पास। टॉट का नहीं, एग्जाम कब है? हाँ टॉट का भी आपका है, कब है? 10 को है। चलो कल फिर मिलें 11 बजे क्या? कल हम मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। है ना, एक बार कॉन्टैक्ट भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कल मिलते हैं। ठीक है भैया, ओके बाय। बाय भैया। बाय बाय।